एक गरीब किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 रुपए कमाते थे। कौन यकीन करेगा कि एक दिन वो ऐसी कंपनी खड़ा कर देगा जिसकी टर्नओवर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। सुनने में यह थोड़ा फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है 10वीं पास चंदू भाई ने, जिनके पास एक समय किराए के लिए 50 रुपए तक नहीं थे, लेकिन थिएटर की सीट साफ करके, फिल्मों के पोस्टर लगा के और कैंटीन में सैंडविच बेचकर यह गरीब लड़का आखिर इतना सफल कैसे हो गया कि गुजरात की सबसे बड़ी वेफर्स कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन बैठा। यह सफर कितना स्ट्रगल से भरा रहा और इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि इनका सबसे बड़ा कंपटीटर लेज भी इनके सामने हारता चला गया। सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक्चुअली बात है 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर पोपट रामजी भाई वीरानी नाम का एक गरीब किसान रहते थे, जो कि खेती करके ही अपनी परिवार का पेट पालते। इन्हें खेती के ही सहारे जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा था। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसलें बर्बाद हो गई। और फिर इसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात ने पोपट रामजी भाई वीरानी और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम से ही तंग आकर उन्होंने 20,000 रुपए में अपना पुश्तैनी जमीन बेच दिया। उन पैसों को अपनी 3 बेटों को बांट दिया ताकि वो इन पैसों से कोई व्यापार शुरू कर सके। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट्स का व्यापार शुरू किया। अब डीलर को भी पता था कि इन्हें बिजनेस का कोई खास नॉलेज है नहीं, इसलिए उसने महंगे दामों पर इन्हें नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। इस तरह से चंदू भाई का अपना पहला वेंचर 2 सालों के अंदर ही बंद हो गया। अब दोस्तों, चंदू भाई ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए इन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी और इस टाइम पर फाइनेंशियल ट्रबल भी इतनी ज्यादा बढ़ गए थे कि वो अपने घर का किराया जो सिर्फ 50 रुपए था वह भी पे नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से मकान मालिक ने भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चंदू भाई को एक सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला, जिसकी सैलरी थी महीने के सिर्फ 90 रुपए। हालांकि चौकीदारी के साथ साथ कभी वह मूवीज की पोस्टर लगा दिया करते थे तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते थे और फिर इस तरह से कम पैसों में ही जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब क्योंकि चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसलिए कुछ ही टाइम के बाद उन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका मिल गया। अब वह इंटरवल के टाइम पर मसाला सैंडविच बनाकर लोगों में बेचने लगे। इससे चंदू भाई ने थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिए थे और जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो 1982 में चंदू भाई ने गाँव से अपनी पूरी फैमिली को राजकोट बुला लिया और अब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने लगे। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनका सैंडविच आसपास में पॉपुलर तो बहुत हो गया था, लेकिन जो भी सैंडविच शाम के समय बच जाते उनमें अगले दिन फंगस लग जाता और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। और फिर इसी परेशानी के चलते उन्होंने सोच विचार करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या बेचा जाए कि कई दिनों तक खराब ना हो। और दोस्तों, इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया। चंदू भाई ने यो आलू के पतले किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन आगे चलकर इस बिजनेस में भी उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेंडर्स टाइम पर उन्हें सप्लाई ही नहीं करता था और फिर जब लोग इंटरवल में आकर चिप्स मांगते तो कई बार वो अवेलेबल ही नहीं होते थे। कभी सप्लाई में डिले तो कभी टूटे फूटे पोटैटो वेफर्स की वजह से चंदू भाई खुद का चिप्स बनाकर बेचने लगे। उस टाइम पर चंदू भाई के पास 10,000 रुपए की सेविंग थी। इन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने 1982 में अपने बरामदे में एक छोटा सा टीन सेट लगाया और रात में कैंटीन बंद करने के बाद पोटैटो वेफर्स खुद ही बनाने लगे। शुरुआती समय एक्सपीरियंस ना होने की वजह से काफी मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि इनके चिप्स कभी जल जाते तो कभी नरम ही रह जाते थे। लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने प्रॉपर पोटैटो वेफर्स बनाना सीख ही लिया। अब
घर पर ही इनकी चिप्स को बनाने की वजह से चंदू भाई क्वालिटी को भी कंट्रोल कर पाए, जिससे कि उनकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ने लगी। इनकी पोटैटो वेफर्स की सफलता को देखकर थिएटर ऑनर ने चंदू भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली और जल्द ही यह 3 अलग अलग थिएटर की कैंटीन को भी चलाने लगे। इस तरह से अब चंदू भाई का काम चलने लगा और इनके पोटैटो वेफर्स की डिमांड भी बढ़ती गई और कुछ ही समय के बाद यह पूरे राजकोट में पसंद किए जाने लगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट में और भी कई सारे लोग थे जो कि पोटैटो वेफर्स बेच रहे थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चंदू भाई ने 1984 में अपनी पोटैटो वेफर्स को नाम देने की सोची और फिर नाम का आइडिया आया उनके कैंटीन के बगल में मौजूद एक हनुमान मंदिर बालाजी से मिला और फिर इस तरह से बालाजी वेफर्स नाम के अंडर उनके यह पोटैटो वेफर्स आने लगे। लेकिन यह तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि इतनी सारी कैंटीन्स और मैनचेस्टर से जुड़ने के बाद इनके वेफर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी और एक समय तो ऐसा भी आया कि परिवार का हर एक सदस्य दिन रात मेहनत करने के बाद भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे थे। ऐसे में चंदू भाई ने सोचा कि क्यों न वेफर्स बनाने वाली मशीनरी लगाई जाए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इसी सोच के साथ जब वह मशीन खरीदने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह तो बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो आखिर अब क्या किया जाए? काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने मशीन की फंक्शनिंग को समझना शुरू किया और जब उन्हें समझ आ गया कि यह काम कैसे करती है तो उन्होंने करीब 5,000 रुपए में बाजार से अलग अलग पार्ट्स खरीदकर खुद ही अपने लिए पोटैटो पीलिंग एंड चॉपिंग मशीन बना डाली। 1989 में इन्होंने बैंक से करीब लाख रुपए लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट खोला। हालांकि उनका यह कदम काफी रिस्की था, क्योंकि उस दौर में बड़े इन्वेंटर्स या फिर अमीर लोग ऐसे नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से कतराते थे। ऐसे में अगर लोन लेने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो फिर लॉसेस का सारा बोझ उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। लेकिन दोस्तों, ऐसा समय आया ही नहीं, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ इनका मार्केट शेयर और कस्टमर्स बढ़ते ही चला गया। इसके बाद आया साल 1992, जब इन्होंने अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया और साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन का यूज करना शुरू कर दिया। अपना नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत करने के बाद चंदू भाई की कंपनी बालाजी लोकल से उठकर पहले रीजनल और फिर नेशनल लेवल का ब्रांड बन गया। दोस्तों, पता है, इसकी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑफर किया कि चंदू भाई 4,000 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी बेच दो, लेकिन चंदू भाई ने इस डील से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ समय के बाद बालाजी पोटैटो वेफर्स के अलावा नमकीन और कई दूसरे स्नैक्स भी बनाने लगे और इसके टेस्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया, जिससे धीरे धीरे यह गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनके जैसे कई सारे स्टेट्स में अपने पैर जमाने लगे। इस एक्सपेंशन के साथ ही बालाजी इस बात का भी ख्याल रख ही रहे था कि कंपनी जो बना रही है वो लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, क्योंकि चंदू भाई को बहुत अच्छे से पता था कि गुजरात के लोगों को जो फ्लेवर पसंद है जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर यूपी में वही पसंद आए। इसलिए यह इस तरह के भी स्नैक्स बनाने लगे जो कि लोकल टेस्ट को जस्टिफाई कर सके। यह काम प्रॉपर तरीके से होता रहे, इसके लिए इन्होंने अलग अलग स्टेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, जिनमें से 3 गुजरात के राजकोट, वलसाड और बड़ोदरा में, तो वहीं एक मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकेटेड है। और इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी हर दिन 1,000 क्विंटल पोटैटो वेफर्स और 5,000 क्विंटल नमकीन बनाने की है, जो कि दिखाती है कि इन्होंने कितना बड़ा प्रोडक्शन सेटअप तैयार किया है। 2006 में बालाजी वेफर्स ने गुजरात के पोटैटो वेफर्स मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया था और फिर इसके बाद से इनकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सका। और दोस्तों, यह आत्मविश्वास और डेडिकेशन ही है जिसने बालाजी वेफर्स को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज दिलाई है। बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक्स कंपनी के ग्रोथ की नहीं है, बल्कि यह उस जज्बे की कहानी भी है जो कि हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है।